कोरोना की लहर के बीच अब देश में आसमान से कहर बरप रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, यूपी, बिहार से लेकर दिल्ली, मुंबई तक और महाराष्ट्र तक भारी बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। पहाड़ों में जहां बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं, तो मैदानी भागों में भारी बारिश से बाढ़ और भूस्खलन के हालात पैदा हो गए हैं। और ये हाल तब हैं जब इस महीने बारिश 26% कम रही है। देश में भारी बारिश के चलते मची तबाही का 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए। पहाड़ों में बादल फटे, मैदानों में सड़कें तालाबों में तब्दील हो गई। ये तस्वीरें देश के तमाम कोनों से आ रही हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और बंगाल समेत कई राज्यों में मूसलाधार बारिश आफत बनकर आई है। दिल्ली, गुरुग्राम में भारी बारिश से कई इलाकों में जलभराव हुआ है। ये फुटेज दिल्ली के प्रहलादपुर की है, जहां जलभराव के चलते बस हिल भी नहीं पा रही। बिहार के समस्तीपुर में नदी का बांध टूट गया, तो यूपी में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते बादल फटने की घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बार उत्तरकाशी में कुदरत का कहर टूटा है। उत्तरकाशी में मांडो गांव में रविवार रात को बादल फटा। इस हादसे में 3 की जान गई। बादल फटने से गांव मांडो, निराकोट, पनवाड़ी और कंकराड़ी में घरों में पानी घुस गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से नदियां एक बार फिर उफान पर हैं और कुछ इसी तरह का हाल ओडिशा का भी है। भारी बारिश से लगातार बिगड़ रहे हालातों को देखते हुए एनडीआरएफ को तमाम जगहों पर तैनात कर दिया गया है। उत्तराखंड, गुरुग्राम समेत मुंबई के कुछ इलाकों में राहत और बचाव का कार्य जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भारी बारिश से राहत के आसार नहीं हैं। विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में यह हालात 23 जुलाई तक जारी रहेंगे। जम्मू कश्मीर, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश जारी रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भारी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। अगले 5-6 दिनों के दौरान पश्चिमी तट और आसपास के क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान जारी किया गया है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी भारी बारिश होगी। एक तरफ देश कोरोना की लहर से जूझ रहा है, तो दूसरी तरफ आसमान से बरसता कहर लोगों के लिए मुश्किलें दोगुना कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात मुंबई की। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में मॉनसूनी बारिश जमकर कहर ढा रही है। बीते रविवार से मुंबई में बारिश का दौर जारी है और इस दौरान जहां सड़कें तालाब बनी हुई हैं, तो वहां रेल, रोड और विमान सेवाएं बाधित हुई हैं। आम लोगों को खासी दिक्कतें, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में हालत बिगड़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि बंगाल की खाड़ी के मुकाबले अब अरब सागर में अब बारिश लायक और तूफान लायक सिस्टम ज्यादा बन रहा है, जिसका सीधा असर मुंबई पर भी देखने को मिल रहा है। इस दौरान भारी बारिश, भूस्खलन और तमाम इस तरह की गतिविधियों के चलते कई लोगों की मौत भी हो गई। मुंबई में भारी बारिश ने कहर मचाया हुआ है। आर्थिक राजधानी में अलग अलग हादसों में अब तक 32 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की आशंका है, जिसके चलते अब यहां रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुंबई में भारी बारिश के चलते सड़कों पर इतना पानी भर गया कि बोरीवली में 100 से ज्यादा गाड़ियां भी डूब गईं। जहां बोरीवली में गाड़ियां डूबी, तो ठाणे में एक अलग ही नजारा देखने को मिला। यहां पर तालाब इतना ज्यादा भर गया कि मछलियां सड़क पर आ गईं। इस बीच महाराष्ट्र के नवी मुंबई में खारघर पुलिस ने रविवार को एक नाले को पार कर खारघर पहाड़ियों पर गई 78 महिलाओं और 5 बच्चों समेत 116 लोगों को बचाया। आपको बता दें कि लगातार बारिश की वजह से नाला उफान पर आ गया था और पहाड़ियों पर घूमने गए लोग फंस गए थे। ये पहली बार नहीं है जब मुंबई भारी बारिश में डूबी हो। लगभग हर साल की यही कहानी होती है। हर साल स्थिति सुधरने के कई दावे किए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद स्थिति सुधरने का नाम नहीं लेती और मुंबई हर साल पानी पानी हो जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो ऐसा कोई साल नहीं जब मुंबई बेहाल नहीं। मुंबई का हाल आखिर ऐसा क्यों है, इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। RMSI में सस्टेनेबिलिटी बिजनेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पुष्पेंद्र जौहरी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुष्पेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं सर JJ कॉलेज के प्रिंसिपल और टाउन प्लानर राजीव मिश्रा। राजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पेंद्र जी, आपसे मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। देखिए, मुंबई में हर साल हम ये कहानी दोहराते हैं, जब भी मॉनसून आता है उससे पहले कई दावे किए जाते हैं BMC की ओर से, सिस्टम की ओर से, सरकारों की ओर से कि इस बार कम से कम नुकसान होगा, लेकिन ढाक के तीन पार। क्या माना जाए, क्या वाकई में मुंबई को पानी पानी होने से बचाने का कोई सॉल्यूशन नहीं है? सबसे पहले तो मेरी तरफ से शुक्रिया आपको कि आपने मेरे को इस यू वेलकम सर। और कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए, ऐसा नहीं है कि मुंबई को पानी पानी होने से बचाने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन क्या है कि दो चीज़ें हैं इसमें जो सबसे अहम है, जो हमारे को समझनी चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जैसा आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुंबई में बारिश अब बढ़ेगी ही, कम तो नहीं होगी। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा एक स्टेप पीछे लें तो जब मॉनसून आती है तो मॉनसून जो है वो भारत के नीचे से आती है, और जैसे वो मॉनसून की जो हवाएं हैं जब वो भारत की सदर्न से टकराती हैं तो वो दो हिस्सों में स्प्लिट। तो एक तो जिसे हम कहते हैं अरेबियन सी ब्रांच और दूसरी हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल। अब काफी सालों से लगातार देख रहे हैं कि जो अरेबियन सी ब्रांच है की जो ताकत है, स्ट्रेंथ, वो हर साल बढ़, वेयर एज जो बे ऑफ बंगाल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हर साल घट रही है। तो अब ये तो मान लें कि भाई बारिश तो मुंबई में बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम क्या, देखिए, सबसे पहली चीज हमें देखने की यह है कि पानी क्यों रुकता है। उसके भी दो कारण हैं। एक तो यह है कि जो मुंबई का जो वाटर ड्रेनेज नेटवर्क, जिससे कि हम कह सकते हैं वो सारी नालियां जिनके थ्रू पानी जो है वो वापस समुद्र में जाता है जी, वो भी पुराना हो चुका है। और आज इतनी बारिश हो रही है, उसको ले जाने की तरह से ले जाने में सक्षम नहीं है। दूसरी चीज ये भी है कि मुंबई अपने आप में बड़ी हो गई है। हाँ। और जैसे जैसे होती जा रही है, हर तरह के वहां पे आते हैं, कुछ अपना नागरिकता का फर्ज अच्छे से निभाते हैं, कुछ नहीं निभाते। तो जो हम सड़कों पे जो छोड़ देते हैं उससे हमारी ड्रेन्स जो हैं वो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पानी निकल भी सकता होता है ना, वो भी नहीं जा पाता। तो तीसरी एक प्रॉब्लम और है, हाँ। जो कि जिसका असर सिर्फ तब होता है जब हाई टाइड हो। ठीक है। तो मुंबई के जहां पे भी जो पानी समुद्र में गिरता है स्टॉर्म वाटर ड्रेन का, वो हाई टाइड के नीचे। ओके, ये आपने प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी। ये पुष्पेंद्र जी, बिल्कुल। और आपने सही कहा कि जो मुंबई में, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे, देखिए, पहले बंगाल की खाड़ी ज़्यादा गर्म रहती थी अरब सागर के मुकाबले, वहाँ पर ज़्यादा तूफान आते थे। मेरे पास डेटा भी है, 1891 से लेकर 2000 के बीच में 48 ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आए हैं जो अरब सागर में बने, और बंगाल की खाड़ी में 308 थे, यानी कि बंगाल की खाड़ी से ज़्यादा तूफानों का था। लेकिन अब जो है, रीसेंट स्टडी ये बता रही है कि 2001 के बाद से जो स्टॉर्म्स हैं जो अरब सागर में बन रहे हैं वो 52% बढ़े हैं। यानी कि जाहिर सी बात है कि जो बारिश लायक माहौल है वो अरब सागर में ज़्यादा बन रहा है और उसका असर मुंबई पर होगा। लेकिन राजीव मिश्रा जी, देखिए, हमारे पॉइंट्स जो हैं, वो एरिया जो हैं, वो आइडेंटिफाइड हैं, और आइडेंटिफाइड भी एकदम पिन पॉइंटेड हैं। 2019 में 273 स्पॉट्स थे जो कि वाटर लॉगिंग के शिकार हो सकते थे। 2020 में ये बढ़कर 336 हो गए, और इस बार जो बजट BMC का आया है 2021 का, उसमें इन्होंने 386 स्पॉट किए हैं। हम जानते हैं कि कहां पर वाटर लॉगिंग होगी, हम जानते हैं कि कहां पर पानी भरेगा, हम जानते हैं कि कहां पर
प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके बावजूद ये हाल हैं, तो फिर हम किससे उम्मीद लगाएं? राजीव मिश्रा, कहां प्रॉब्लम कहां? नमस्ते सर, मैं समझता हूं प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में आ रही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट अपने हिसाब से ट्रैफिक प्लानिंग करता है, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल के हिसाब से ट्रैफिक कंट्रोल करता है, ट्रैफिक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट केवल डेवलपमेंट करता है। जब तक ये तीनों डिपार्टमेंट एक साथ आके कोई ठोस निर्णय नहीं लेते, कोई करेक्ट ट्रैफिक पॉलिसी नहीं बनाते, तब तक क्लाइमेट चेंज हर शहरों को इसी द्वारा तंग करता रहेगा। हमारे शहरों को क्लाइमेट चेंज सीरियसली लेने की आवश्यकता है। जैसे हर शहर ने कोरोना के लिए काफी मशक्कत करके कोरोना को दूर रखने के लिए जितनी सीरियसली सारी कार्रवाई की, सारे प्रोसेस फॉलो किए, वैसे ही हर शहर को पानी से कैसे बचाया जाए, डूबने से कैसे बचाया जाए, इसके लिए एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर, मैं तो बंबई का हूं। मैं बंबई में हर साल बाढ़ देखता हूं और उसी जगह बाढ़ देखता हूं और उसी जगह पानी अक्सर आता है। ये तो हो नहीं सकता कि भाई अगले साल आया था तो अगले साल नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हर साल पानी उसी जगह पे पनपता है, उसी जगह पे हम पंप लगाते हैं और उसी जगह से पानी निकालने की व्यवस्था करते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंटीग्रेटेड पॉलिसी करता नहीं है। और ऐसे वक्त अगर आप ट्रैफिक कांस्टेबल को ढूंढे, ट्रैफिक पुलिस को ढूंढे, वो तो नदारद ही होते हैं, वो तो कहीं दिखता ही नहीं। वो ट्रैफिक कंट्रोल करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन ट्रैफिक में फंसे हुए लोगों को बचाना जो उनका मेन कार्य है, उससे वो दूर भागते हैं। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनाने की आवश्यकता है, जिससे सारे लोग एकत्र आएं और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें। राजीव जी, अब आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। इस बार बीएमसी ने जो एक तरह से जो जवाब दिया है, उसके पीछे देखिए आप। हिंद माता जंक्शन अंडरग्राउंड रेन वाटर स्टोरेज टैंक्स जो है वो बनना था, 140 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इसको 6 महीने में कंप्लीट होना था, पुष्पेंद्र जी। और हिंद माता से प्रमोद महाजन गार्डन तक इसको जाना था, लेकिन आप देखिए कि नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन का पाइपलाइन जो है यहां से जा रही थी, नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन से, उसकी परमिशन नहीं मिली। इसकी परमिशन मिलती है 30 मई को और तब जाकर काम खत्म होता है, उसके बाद काम खत्म हो रहा है। जो इंटीग्रेशन की बात हो रही है, जिस पे राजीव जी भी कह रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम इंटीग्रेशन की है कि हम सिर्फ हवाई हम सिर्फ इलाके आइडेंटिफाई कर देते हैं? हिंद माता, सायन, दहीसर सबवे, चूना भट्टी, अंधेरी सबवे, बच्चा जानता है कि यहां पर वाटर लॉगिंग होगी, लेकिन इंटीग्रेशन ही नहीं है, तो ऐसा ही होगा। पुष्पेंद्र जी, देखिए, इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के का एक बड़ा अच्छा तरीका, बेसिकली मुंबई को क्या चाहिए? मुंबई को एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चाहिए फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, स्पेशली फ्लड्स के लिए। उससे क्या होगा? उस एक सिस्टम से आप सारे डिपार्टमेंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, ह्यूमन पार्ट जो है वो एक तरफ है कि भाई किसी को पता है कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो नहीं कर रहा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन जब 3 या 4 डिपार्टमेंट्स को इकट्ठे मिलकर काम करना है, तो उनको इकट्ठा लाने के लिए हमें एक डिसीजन सपोर्ट सिस्टम चाहिए, जो कि ये दिखा सके कि भाई देखो किस तरह से सिचुएशन अनफोल्ड होगी, कहाँ पे पानी ज्यादा जाएगा, कहाँ कम जाएगा, कहाँ पर पॉपुलेशन ज्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन कम है, कहाँ पे ट्रैफिक इस समय ज्यादा होता है, कहाँ पे कम होता है, जहाँ पे पानी ज्यादा होगा वहां पे इस समय कितना ट्रैफिक होगा। अगर ये सारी चीजें पहले से ही पता लग जाए, जैसे आईएमडी की फोरकास्ट 3 दिन पहले बड़ी अच्छी आ जाती है ज्यादातर, तो अगर उसको लेकर के ये फोरकास्ट 3 दिन पहले आ जाती कि भाई आपकी सिटी जो है वो इस तरह से इम्पैक्ट होने वाली इस रेनफॉल की वजह से, तो तीनों एजेंसीज मिल करके एटलीस्ट कम से कम उनको ये इन्फॉर्मेशन तो होगी कि कहाँ पे क्या है। अभी सबसे बड़ी परेशानी जो मुझे लगती है वो ये है कि हर कोई अंदाजे से काम करता है। बिल्कुल, हम ठीक है, किसी को भी ब्लेम करना बड़ा आसान है,
लेकिन हमें उनकी परेशानी भी तो समझनी चाहिए। जब उन 3 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को यही नहीं पता कि वहां पे ग्राउंड पे सिचुएशन कैसी होने वाली है, तो उनकी तैयारी नहीं है उसके लिए। अगर वो तैयारी अच्छी होगी तभी तो वो वहाँ पे एक्ट अच्छा कर पाएंगे। अगर आपको 3 दिन पहले पता है कि इतनी बारिश यहाँ होने वाली है और यहाँ पानी भर जाएगा, तो आप जाकर के पहले से इंश्योर करोगे ना कि सारी ड्रेन्स क्लीन हो, कहीं पे भी कोई जमाव ना हो, कोई डर्ट ना हो जिसकी वजह से वाटर लॉगिंग ना। बिल्कुल सही बात है। यानी कि मौसम के बारे में पूर्वानुमान भी आपके पास है, आपको मालूम है कि मौसम का चाल किस तरह से बदल रही है। एक्सट्रीम वेदर सिचुएशंस पे हम बाद में बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब बात की बातें, लेकिन सामान्य बारिश होने में, राजीव जी आ रहा हूं आपके पास, एक रिपोर्ट में अपने दर्शकों को भी और आपको भी दिखाना चाहता हूं कि कैसे बीएमसी कहें या मुंबई में तमाम जो बारिश के पानी को मैनेज करने की संस्थाएं हैं, जो तंत्र हैं, उनकी आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट देखिए आप। मुंबई में बारिश का कहर हर साल बरपता है। इस साल 2 मासूमों पर भी टूटा। मूसलाधार बारिश के दौरान 2 मासूम खुले गटर में बह गए। नाला सुपारा के बिलालपाड़ा में रहने वाला 4 साल का अमोल सिंह बारिश में खेलने के लिए घर से बाहर निकला था। तेज बारिश की वजह से सब जगह पानी भरा हुआ था, इसलिए मासूम को यह पता ही नहीं चला कि वहां खुला गटर है। 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी तक इस मासूम का कुछ पता नहीं चल पाया है। चैम्बर पर ढक्कन लगने की वजह से उलट गया, पता नहीं चला, पानी में थोड़ा बच गया, पानी पता नहीं चला, बच्चे खेलने लगे और उसमें गिर गए। ऐसा ही हादसा मीरा रोड के काशी मीरा में हुआ। 10 साल का ये बच्चा नाले में बह गया। स्थानीय लोगों ने उसे नाले में गिरते हुए देखा तो मदद के लिए मौके पर पहुंचे। बच्चे को निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है, लेकिन अभी तक सफलता नहीं मिली है। 2-3 आदमी आ चुके थे, उसको मैं बोला कौन था, बोला कौन, तो बच्चा गिरा कि बच्चा गिरा। जब मैं इधर आया तो मैं सबसे पहले फायर वाले को फ़ोन किया कि भाई सबसे पहले आओ, यहाँ पे कोई बच्चा गिर गया। जब तक हमको पूरा कन्फ्यूजन है कौन बच्चा गिरा, किसका गिरा। मुंबई और आसपास के इलाकों में इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं, लेकिन महानगर पालिका ने कोई सबक नहीं लिया। अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई। ये कहानी हर साल दोहराती है। मुंबई में कभी गटर में गिरने से मौत, कभी भूस्खलन से मौत, कभी इमारत के ढह जाने से मौत। ये हर साल की कहानी है, लेकिन साल भर बीएमसी हो या जो दूसरा तंत्र लगा हुआ है, जो जिम्मेदार है, वो क्या करते हैं समझ में लोगों के आ नहीं रहा है। राजीव जी, ऐसे में क्या करें? क्या वाकई में अब ये मान लिया जाए कि अब इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, हर साल मौतें होनी तय हैं, हर साल नुकसान होना तय है? राजीव जी। नहीं सर, हाँ नहीं सर, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है कि मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो अधिकारी हैं वो सक्षम हैं। मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है इकबाल सिंह चहल बहुत ही सक्षम अफसर हैं। उन्होंने कोरोना को बहुत ही बढ़िया तरीके से मात दी है। मैं समझता हूं कि ये जो चहल साहब कह रहे हैं 30 mm से ऊपर अगर बारिश होगी तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। ताजा बयान है उनका, वो सब कुछ बारिश पर छोड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, ये तो सर उनके पास बहुत ही बढ़िया कंट्रोल रूम है। बीएमसी जैसा कंट्रोल रूम बंबई शहर में जो है वो 1 मिनट में निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि एक साथ वो सारी दृष्टिकोण बदल देता है वो कंट्रोल रूम। कंट्रोल रूम में वो तुरंत सहायता पहुंचा सकते हैं ऐसी स्थिति में, क्योंकि वही एक जगह है जहां पर 3-4 अधिकारी, 3-4 डिपार्टमेंट एक साथ कार्य करते हैं और माननीय कमिश्नर इस बारिश में इस असुविधा होते हुए नागरिकों की बहुत ही बढ़िया मदद कर सकते हैं। बट सर वो मदद दिखती क्यों नहीं है? वो हर साल ये तस्वीरें क्यों हमारे सामने आती है? सवाल यही है। पुष्पेंद्र जी, आपका क्लोजिंग रिमार्क। अगर बीएमसी के पास सारी प्लानिंग है, बजट है, लोग हैं, मैन पावर है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर बीएमसी कमिश्नर ये कहते हैं कि 30 mm 1 घंटे में से ज्यादा बारिश होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये हाथ जो बांधे हुए है बीएमसी या लाचारी की स्थिति में है, आपको लगता है कि ये जस्टिफाइड है? देखिए, जस्टिफाइड तो किसी तरह से भी नहीं है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके पास वो सब कुछ है जो कि इवेंट होने के बाद उन्हें पता लगता है। अगर उन्हें इवेंट होने से पहले पता लगे ना यही सब,
तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। 30 mm क्या, इससे ज्यादा की रेनफॉल को भी मैनेज कर सर सकते हैं। 30-40 साल का अनुभव है, सब कुछ पता होता है, हर साल दोहराती है बारिश। ऐसा तो नहीं है कि पहली बार बारिश हो रही है, पहली बार 30 mm से ज्यादा हो रही है। उसके बावजूद कौन सा अनुभव चाहिए, कब का अनुभव चाहिए? अनुभव नहीं चाहिए, पूर्वानुमान चाहिए। आपको लगता है सर पूर्वानुमान की स्थिति नहीं है मुंबई बीएमसी के पास? पूर्वानुमान का कोई सिस्टम नहीं है, आईएमडी पूर्वानुमान करके नहीं देती है, दूसरे एजेंसीज नहीं दे रही हैं? देखिए, पूर्वानुमान सिर्फ बारिश का कि ये कहाँ पे के इतनी बारिश होने वाली। अब इतनी बारिश पूरे मुंबई में कैसे स्प्रेड होके होगी और कहाँ पे कितना पानी भरेगा, कहाँ पे और किस समय कितना पानी होगा, दिस मेक्स इससे बड़ा फर्क पड़ता है। बिल्कुल। और अगर ये पूर्वानुमान हो बीएमसी के पास तो समस्या का समाधान हो सकता है। और मेरे ख्याल से यही साल भर यही तो करना होता है सर, साल भर यही तो करना होता है। बारिश आपको मालूम है कितनी आएगी, उसके मुताबिक क्या क्या तैयारी करनी है। बहरहाल हम लोगों ने कई प्रॉब्लम्स पर और कई सॉल्यूशंस पर भी बातचीत करी। हम उम्मीद करते हैं कि ये मॉनसून सीजन जैसे तैसे निकले और आगे से इस तरह की प्रॉब्लम्स ना आए, जानो माल की नुकसान ना हो, क्योंकि ये देश की फाइनेंशियल कैपिटल है। अगर ऐसी तस्वीरें देश की फाइनेंशियल कैपिटल से आएंगी तो फिर बाकी इलाकों में क्या हाल होगा और देश और दुनिया में क्या मैसेज जाएगा, ये समझना बहुत कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहरहाल आप दोनों ने हमारे लिए वक्त निकाला। पुष्पेंद्र जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशंस दिए, वक्त निकाला, थैंक यू। और आपका भी शुक्रिया राजीव जी, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब थोड़ा सा बात राजनीति की। और राजनीति आज संसद में काफ़ी गरमाई रही। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत काफ़ी हंगामेदार रही है। नए सदस्यों की शपथ के बाद पीएम मोदी नए मंत्रियों का परिचय देने खड़े हुए, जो कि एक लोकतांत्रिक परंपरा है, तो विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। सदन की कार्रवाई शुरू होने के 8 मिनट बाद ही विपक्ष के सांसद नारेबाजी करने लगे। पीएम अपने मंत्रियों का परिचय नहीं करा सके तो अध्यक्ष ने कार्रवाई स्थगित कर दी। लोकसभा के बाद पीएम राज्यसभा पहुंचे, वहां भी पीएम मोदी के भाषण शुरू करते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ते देख राज्यसभा में भी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कहा कि दलित आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधि जो हैं उनसे कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की मानसिकता महिला विरोधी लगती है, विपक्ष को आदिवासी मंत्री का परिचय पसंद नहीं आ रहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सदन में ऐसा पहली बार देखा जा रहा है। आपको बताएं कि मॉनसून सत्र में मोदी सरकार ने 30 बिलों को पारित कराने की योजना बनाई है, लेकिन 19 दिनों के सेशन में 30 बिल लाने का अर्थ है कि हर दिन एक से ज्यादा विधेयक को संसद में पेश किया जाएगा। अब खबर है कि इन 30 विधेयकों में से 17 बिल नए होंगे और 13 विधेयक संशोधन के लिए लाए जाएंगे। शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। वरिष्ठ पत्रकार अनिल आनंद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एजेंडा तो बहुत बड़ा है सरकार का, लेकिन विपक्ष के रवैये को देखकर आपको लगता है कि यह सदन स्मूथली चल पाएगा? अनिल जी, देखिए, किसी परंपरा कोई भी प्रधानमंत्री करता है तो ये परंपरा गलत है। ये भी मैं तो कह दूंगी, ये पहली वो गया था और उसका सत्तारूढ़ दल है था उस वक्त, और ये तब वो हाथ उठी हो, ये बिल्कुल गलत बात है, ये होना नहीं चाहिए। अनिल जी, आपकी आवाज़ में दिक्कत आ रही है। मैं अपनी टीम से कहूँगा कि एक बार फिर से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो इस बीच जैसा कि अनिल आनंद भी कह रहे हैं कि डिसरप्शन की परंपरा जो है ये गलत है, और ख़ास तौर से आज जब महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपराएं निभाई जा रही थी, सवाल यही उठ रहे हैं कि विपक्ष जो कि तमाम मुद्दों पर लामबंद है, महंगाई का मुद्दा हो या फिर दूसरे मुद्दे हो, किसानों के मुद्दे पर पहले से सबने अपने अपने एजेंडे घोषित किए हुए हैं कि किन किन मुद्दों पर सरकार को घेरना है। लेकिन सवाल सत्ताधारी दल ये उठा रहा है कि आज जब नए मंत्रियों का परिचय परंपरा के मुताबिक सदन के भीतर किया जा रहा था, तो उस वक्त डिसरप्शन, व्यवधान उत्पन्न करने का क्या मतलब है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तंज कसते हुए कहा कि जो दलित और पिछड़े समुदाय के लोग जो मंत्री बने हैं, उनकी नुमाइंदगी, उनका नेतृत्व शायद विपक्ष को नागवार गुजर रहा है। इसीलिए लगातार बार बार विपक्ष
व्यवधान उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिला के आज जो ये शुरुआत हुई है मॉनसून सेशन की, लगभग 19 सिटिंग्स होनी है। जैसा कि हमने आपको बताया कि 30 के आसपास विधेयक हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, उन्हें पारित कराने की प्रक्रिया को जो है अंजाम देना है संसद के भीतर। लेकिन विपक्ष और सत्ताधारी दल के बीच में जो रस्साकशी चल रही है उसे देखकर लगता नहीं है कि स्मूथली चल पाएगा। अनिल आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल जी, आप कह रहे थे कि ये डिसरप्शन की जो अधिकार तो है विपक्ष को, लेकिन महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए यदि व्यवधान उत्पन्न करना है तो फिर सत्ताधारी दल को छींटाकशी का मौका तो मिलेगा ही। अनिल जी, लगता है अनिल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बहरहाल आज एक और मुद्दे पर जो है काफी हंगामेदार बहस भी हुई, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अनिल जी का पहले ओपनिंग सेशन में जो डिसरप्शन आज हुआ है उस पर रिमार्क ले लेते हैं। अनिल जी जी, देखिए, मैंने पहले कहा कि एक अच्छी परंपरा नहीं है, खासकर जो ओपनिंग सेशन हो, जब एजेंडा तय करना हो या नए मंत्री कैबिनेट का रिशफल हुआ था उनको मिलवाना है, तो या ओपनिंग सेशन में ही ऐसा हो जाना, ये परंपरा पहले भी कोई नई नहीं है, पहले भी होता था, अब भी है। तो मुद्दे हैं बहुत सारे, विपक्ष का काम है प्रोटेस्ट करना, लेकिन मुझे लगता है कि शुरुआत पहला दिन जो होता है सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए एक पहले दिन में, रूलिंग पार्टी को भी, सरकार को भी और विपक्ष को भी। तो उस लिहाज से ये बड़ा दुखदायक होता है कि पहले ही दिन डिस्ट्रप्शन हो जाए और पहले ही दिन एक दूसरे को, आप नए लोग भी मंत्री बने, इंट्रोड्यूस ही ना हो पाए, एक दूसरे को जान ही ना पाए। तो ये कुछ थोड़ा सा परंपरा गलत है, इसको सुधार करना चाहिए और इसको विपक्ष और रूलिंग दोनों तरफ को मिलकर इसको सुधार करना चाहिए। बिल्कुल, फ्लोर मैनेजमेंट जो है वो सरकार का भी एक दायित्व होता है कि किस तरह से विपक्षी दलों को साथ कर वो फ्लोर मैनेज करे, एंटिसिपेट करे कि किन किन मुद्दों पर विपक्ष डिसरप्शन पैदा कर सकता है। बहरहाल वो फ्लोर मैनेजमेंट की बात हुई या फिर विपक्ष के रवैये की, आज जिस तरह से शुरुआत हुई है वो थोड़ा सा निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण जरूर कही जाएगी, क्योंकि आज जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन होना था बाकायदा परंपराओं के मुताबिक, वो कम से कम होने देना था। बहरहाल आज जिस मुद्दे पर विपक्ष ने और हंगामा किया, बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, वो था सरकार की तरफ से कथित तौर पर चुनिंदा लोगों की जासूसी करने का जो मसला मीडिया में उछला है। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि केंद्र सरकार ने इजराइल की कंपनी द्वारा बनाए गए पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कुछ चुनिंदा लोगों की जासूसी करवाई है और इस लिस्ट में 40 से ज्यादा भारतीय पत्रकार भी शामिल हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने पत्रकारों के फोन टैप भी करवाए। रिपोर्ट में बताया गया है कि फॉरेंसिक टेस्ट में साबित हुआ है कि पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। इस पर सरकार की तरफ से साफ कहा गया कि सरकार राइट टू प्राइवेसी के लिए प्रतिबद्ध है और उसने जासूसी के आरोपों का पूरी तरह से खंडन किया। दूसरी ओर पेगासस स्पाईवेयर बनाने वाली कंपनी ने भी इस बात का पूरी तरह से खंडन किया है। अनिल जी, अब एक बार फिर से जासूसी का मुद्दा, वो भी संसद के पटल पर भी उठना अब लाजमी है। विपक्ष पूरी तरह से लामबंद है इस मुद्दे पर। सरकार का जो रुख अब तक रहा है, क्या सरकार ये समझा पाने में, लोगों को ये भरोसा दिला पाने में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है कि इस तरह की जो स्टोरीज आ रही हैं वो मनगढ़ंत है, उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं? देखिए, अभी तक तो सरकार उस कामयाब होती नजर नहीं आई, कन्विंसिंग रिप्लाई अभी तक कुछ आया नहीं। मंत्री जी ने जो आज वहां पे स्टेटमेंट एक पढ़ा, उन्होंने उसमें एक चेष्टा की गई थी डिनायल करने का, लेकिन ये कहीं नहीं कहा गया कि ये नहीं हो रहा है। तो इसलिए सरकार को, द गवर्नमेंट विल हैव टू कम क्लियर ऑन इट, उसको ये करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि ये मुद्दा उठेगा, कि ये मुद्दा तो आज भी जो डिस्टर्बेंस दोनों हाउसेज में हुई, लोकसभा और राज्यसभा में, वो इसी मुद्दे की भूमिका को बना के ही हुई है और ये आने वाले दिनों में ये मुद्दा बहुत बढ़ने वाला है। हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, ये 28 नवंबर 2019 को ये राज्यसभा में ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के मार्फत से आया था ये, और उस वक्त के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने ये अपनी बहुत लंबा जवाब दिया था जो कई पन्नों पे आधारित था, और उसमें उन्होंने ये भी माना था कि 121 लोगों की लिस्ट उनके पास है जिनके ऊपर ये सर्वेलेंस हो रही थी। तो अब ये भी देखना होगा कि अगर उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था और आज के मंत्री ने डिनाई किया है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और एक थरो इंक्वायरी इसमें होनी चाहिए कि अगर सरकार कह रही है हम नहीं कर रहे हैं तो कौन कह रहा है। और फिर अगर रविशंकर प्रसाद जी ने उस वक्त एडमिट किया कि 121 लोगों का पर हो रहा है, उन्होंने कैसे कहा, और अगर आज के मंत्री अगर कह रहे हैं कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है, तो वो सच है।
तो ये सच्चाई पे पहुंचने के लिए फिर सरकार को तो इस पे कदम लेने चाहिए। बिल्कुल, और ये मुद्दा आने वाले वक्त में जिस तरह से विपक्ष का रवैया है ये ठंडा होता हुआ नजर नहीं आएगा और इसके लिए होमवर्क जो है सरकार को जाहिर तौर पर करना होगा। एक और मुद्दे पर आपसे चर्चा कर लेते हैं अनिल जी, पंजाब का मसला। पंजाब में भले ही कांग्रेस आलाकमान ने नवजोत सिंह सिद्धू को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने तेवर नरम नहीं किए हैं। कैप्टन ने 21 जुलाई को सभी विधायकों को लंच पर बुलाया है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इस लंच पार्टी के लिए अभी तक पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष सिद्धू को न्योता नहीं दिया गया है। बता दें कि कैप्टन ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए यह शर्त रखी थी कि पहले वो उन पर लगाए गए आरोपों के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। ये बात उन्होंने पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत से कही थी। इसके बावजूद सिद्धू ने कोई माफी नहीं मांगी। सिद्धू का कांग्रेसी नेताओं से मिलने का सिलसिला जारी है। सोमवार को वे चंडीगढ़ पहुंचकर कार्यकारी प्रधान बनाए गए कुलजीत नागरा से मिले। सिद्धू के साथ चल रहे विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का दावा है कि सिद्धू ने कैप्टन से मिलने का समय मांगा है। जैसे ही समय मिलेगा उनसे मुलाकात हो जाएगी। फिलहाल सिद्धू ने पूरे मुद्दे पर चुप्पी साध रखी है। अनिल जी, क्या आपको लग रहा है कि सिद्धू की जिस तरह से बैकिंग की है आला कमान ने, अपना पक्ष एक तरह से क्लियर कर दिया कि फिलहाल आला कमान का हाथ सिद्धू के साथ है, लेकिन क्या कैप्टन जो कह चुके हैं कि अगर माफी नहीं मांगोगे तो मैं शांत नहीं रहूंगा, आपको अपनाऊंगा नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगा, कैप्टन क्या शांत रहेंगे? देखिए, ये शह और मात की खेल है, ये चलता रहेगा। अगर सिद्धू माफी मांग भी लें तो भी ये वन अपमैनशिप की जो बात है चलती रहेगी, क्योंकि चुनाव है पंजाब में अगले साल और कहीं ना कहीं कुर्सी छोड़ना, पावर का खेल छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। भले ही कैप्टन 80 साल की उम्र के 80 की दहाई में प्रवेश करने वाले हैं, उनकी उम्र 80 साल की होने वाली है, फिर भी कहीं ना कहीं ये सोच लेना कि मैं छोड़ दूं और चला जाऊं, या सन्यासी तो कोई राजनीति में है नहीं, और आज की राजनीति भी तो वैसे भी जिस तरह की होड़ लगी है वो ऐसा है नहीं। मुझे लगता है कोशिश जरूर होगी सिद्धू की तरफ से किसी ना किसी तरीके से कैप्टन तक पहुंचने का, और मेरा ये भी मानना है कि कैप्टन भी इतनी सिचुएशन प्रेसिपिटेट नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल उन्होंने ये तय कर लिया हो कि मुझे पार्टी छोड़ के और कुछ नया करना है, तो वो अलग बात है, जिसकी अभी तक इंडिकेशन है नहीं। रूमर्स तो हैं, इंडिकेशंस नहीं है। तो कहीं ना कहीं मिल बैठ के बात करने की बात दूर होगी। अगर वाकई कैप्टन नहीं मिलते हैं और कैप्टन नवजोत सिंह सिद्धू को एमएलए के लंच से बाहर रखते हैं तो फिर मान के चलिए कि द्वेष बढ़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है। और वैसे अगर मिल बैठकर बात सुलझाने की बात होती तो फिर इतनी बात बिगड़ती नहीं। बहरहाल अब कैप्टन की मर्जी के खिलाफ यही कहा जाएगा, सिद्धू की ताजपोशी कर दी गई है कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर। अब देखना होगा कि चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में ये जो दरार है ये टूट की कगार पर पहुंचेगी, इस दरार को भरने की कोशिशें भी की जाएंगी दोनों तरफ से। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल जी, इन तमाम खबरों पर अपने विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फटाफट से कोरोना अपडेट ले लेते हैं। देश में कोरोना महामारी से जंग लगातार जारी है। अभी रोजाना देश में 30,000 से ज्यादा मामले आ रहे हैं। 24 घंटे की बात करें 38,164 नए केसेस, 499 मौतें। बीते दिन 38,660 ठीक भी हुए। रिकवरी रेट एक संतोषजनक स्थिति में 97% से ऊपर बना हुआ है। देश भर में कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन अभियान के तहत 40 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। कुल संक्रमितों की बात करें 3 करोड़ 11 लाख के पार, इसमें से 3 करोड़ 3 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। एक्टिव केसेस 4,21,000 के पार पहुंच चुके हैं।